एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यूनिट 3 की मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन से। इंट्रोडक्शन है फर्स्टली इसका। प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन डील्स विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट इंडियन कंपनीज हैव टू कंसिडर। Any organization which is planning to implement strategy must be aware of the regulatory framework with which the plans, programs and projects have to be approved by the government centrally or state। प्रोसीजर इम्प्लीमेंट जो है वो डील करता है डिफरेंट एस्पेक्ट से, जो भी हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होते हैं इंडियन कंपनीज़ के अकॉर्डिंगली जो हमारी कंसिडर की जाती है, किस तरीके से काम किया जाएगा, जो फ्रेमवर्क बनाया जाता है उसको प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन उनके साथ डील करता है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्लानिंग करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं स्ट्रेटजीज़ को, वो अवेयर रहें कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स क्या हैं, किस तरीके से प्लान होगा, प्रोग्राम किस तरीके से होंगे, प्रोजेक्ट किस तरीके से होंगे, अप्रूव किस तरीके से करवाए जाएंगे गवर्नमेंट से, सेंट्रल या स्टेट। तो वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है कि आपको काम किस किस तरीके से करना है, किस किस के अप्रूवल की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो फर्स्ट वॉज फॉलोइंग द प्रोसीजर लीड डाउन बाय द इम्प्लीमेंटेशन कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इन द इंडियन कॉन्सेप्ट। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं आपको अप्रूवल करवाने के लिए। फर्स्ट वॉज लाइसेंस प्रोसीजर, फॉरेन कोलैबोरेशन प्रोसीजर, FEMA रिक्वायरमेंट, MRTP रिक्वायरमेंट, कैपिटल इशू कंट्रोल रिक्वायरमेंट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट, इंसेंटिव एंड फैसिलिटी बेनिफिट्स, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड लेबर लीगलाइजेशन रिक्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी बातें में वैसे भी नॉर्मली पता होता है इन चीज़ों का कि भाई अगर हमें कोई भी चीज़ चलानी तो उसका हमें लाइसेंस चाहिएगा। फ़ॉरेन के लिए अगर हमें कोलैबोरेशन करना है तो वो सारी प्रोसीजर हमें चाहिएगी। FMA रिक्वायर्ड होगा, MRTP रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटल इशू किस तरीके से कैपिटल कंट्रोल करनी है वो सब चीज़ें रिक्वायर होंगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रिक्वायरमेंट ज़रूरी होगी, कौन से बेनिफिट्स हमें मिलेंगे वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वॉज लाइसेंस प्रोसीजर। द सिस्टम ऑफ प्लानिंग रेस्ट ऑन 3 पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये जो सिस्टम है 3 पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर चलता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसीज 1973। Section 30 of the IDR Act 1951 deal with the registrations and licensing of industrial undertake rules। सेक्शन हमारा जो 30 है IDR एक्ट के अकॉर्डिंगली वो डील करता है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग रूल्स के अंदर। एंड अंडर दिस एक्ट लाइसेंस इट इज़ नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग ए न्यू यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग ए न्यू आर्टिकल, सस्टेनेबल एक्सपेंशंस ऑफ कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड चेंजिंग लोकेशन। ये इसके अंदर अंडरटेक की जाती है। लाइसेंस की जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको एक्स्टेब्लिश करना, मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होगी, सस्टेनेबल एक्सपेंशन, कैपेसिटी, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर। द लाइसेंसिंग प्रोसीजर रिक्वायर द अप्लीकेंट टू अप्रोच द सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल अप्रूवल SIA विच इज़ कॉमन फॉर द रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन एंड रिलेटेड विद द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। मतलब क्या प्रोसेस रहेगी लाइसेंस को लेने के लिए। तो फर्स्ट है हमारी कि हमें अप्लीकेंट अप्रोच करना पड़ेगा एक सिक्योरिटी फॉर इंडस्ट्रियल अप्रूवल के लिए, जो हमें अप्रूवल दिलवाए रिसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। जो भी इंडस्ट्रियल हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कंपोजिट एप्लीकेशन आर डिटेल विद द प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, application considered by the number of government agencies and minister before a letter of intent is issued। application हमारी कंसिडर की जानी चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, मिनिस्टर ऑफ लेटर इंसेंटिव हमारा इशू होना चाहिए। आफ्टर कंडीशंस आर फुलफिल्ड द लेटर ऑफ इंटेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। उसके बाद जो हमने लेटर भेजा है अप्रूव करवाने के लिए वो फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंस के अंदर बन के आ जाता है। Foreign collaboration procedure, the government policy in general allows foreign investment and collaboration as a selective base in the priority areas, export oriented or the high technology industries, or permitting existing foreign investment is non-priority areas up to 40% of the equity holding. These limits has been raised to 51% in the 34 highest priority industry। फॉरेन कोलैबोरेशन प्रोसीजर हमारा फॉरेन के जो भी हमारी
गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो जनरली अलाउ करेंगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए। जो भी हमारे प्रायोरिटीज़ होंगे एरियाज़ की, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, हाई टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी चीज़ें। नॉन प्रायोरिटीज़ एरिया है 40% ऑफ द इक्विटी होल्डिंग। तो जो लिमिट है बीन राइज वो राइज नहीं होनी चाहिए 51% से, एंड 34 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री। ऑल प्रोसीजर टू सेट बाय द प्रोजेक्ट विद फॉरेन कोलैबोरेशन रिक्वायर प्योर गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट के अप्रूवल ज़रूरत होगी हमें फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए। एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डील विद द नीड ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, रॉयल्टी पेमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो सारी चीज़ों के साथ डील करता है, वही हमारी फॉरेन टेक्नोलॉजी, रॉयल्टी पेमेंट्स, टर्म्स कंडीशन सारी। इसकी प्रोसीजर क्या होगी? प्रिलिमिनरी इवेल्युएशन बाय द प्रमोटर ऑब्टेन्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सबसे पहले सारी जो इवेल्युएशन होगी वो होगी, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, फिर एक रजिस्ट्रेशन होगा आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के पास। उसके बाद है ऑब्टेनिंग क्लियरेंस एंड अंडर द MRTP एक्ट। उसके बाद हमें क्लियरेंस चाहिएगी MRTP एक्ट के अकॉर्डिंगली, एंड अप्लाइंग फॉर द फॉरेन कोलैबोरेशन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड। फिर हम अप्लाई करेंगे फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड के अंदर। देन अप्लाइंग फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स इफ़ रिक्वायर्ड, अगर हमें ज़रूरत है तो हम अप्लाई करेंगे इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के लिए भी। एंड फाइनलाइज ऑफ एग्रीमेंट एंड क्लियरेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होंगे उनको फाइनलाइज करके फिर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक क्लियरेंस ले लेंगे कि हम उनको कोलैबोरेट कर सकते हैं फॉरेन के साथ। नेक्स्ट है FEMA रिक्वायरमेंट, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग external trade and payments and for promoting the orderly development of maintenance of foreign exchange market in India. If required, organization must fulfill the necessary requirement of Foreign Exchange Management Act 2000, which has earlier required for Foreign Exchange Regulation Act IFRA. Those organizations willing to deal in foreign exchange transaction must ensure that they collect required information in concept of provision of FEMA. FEMA बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिक्वायरमेंट। अगर आपको फ़ॉरेन के साथ एक्सचेंज करा है, फ़ॉरेन ट्रांजेक्शन्स करनी है, तो फ़ॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन करवाना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें होंगी, हमें डील करनी पड़ेगी फ़ॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स के साथ, और इंश्योर करना पड़ेगा जो भी रिक्वायरमेंट्स हमें मांगी गई हैं FEMA के अकॉर्डिंगली, वो रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफ़िल करेंगे के बाद ही हम फ़ॉरेन के अंदर एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। MRTP रिक्वायरमेंट, द मोनोपोलिस्टिक एंड रजिस्ट्रेशन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 seeks to prevent monopolistic and restrictive trade practices, the concentrations of economic power. The MRTP Act required that any sustainable expansions which increase the assets or processor capacity or supply of distribution not less than the 50% require the approval of the central government. MRTP एक्ट हमें क्या बताता है कि अगर आपको सस्टेनेबल एक्सपेंशन रखना है तो आपकी एसेट्स जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और जो आपकी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी 25% से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगी फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? वो सस्टेनेबल रहनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए आपके एसेट्स, और जो आपकी प्रोसेसर कैपेसिटी है, सप्लाईज जो हैं वो आपकी ज़्यादा हो, कैपेसिटी ज़्यादा हो, सप्लाई फॉर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 25% से कम नहीं होनी चाहिए। उसी वजह से फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगी। कैपिटल इशू कंट्रोल रिक्वायरमेंट, द इश्यूज ऑफ कैपिटल बाय कंपनीज इन रेगुलेटरी थ्रोज, द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1956, द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 फॉर द पर्पज ऑफ ensuring that the investments are made in the priority areas for the promotion of capital market, protection of shareholders for the purpose of strategy implementation. These acts are the relevant to so far as provisions of financial resources is considered. Apart from this act also affect the mergers and amalgamations as they regulate the capital recognition plan for the mergers. देखो, इश्यू ऑफ कैपिटल कंपनीज जो है वो रेगुलेट करती हैं कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली। जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1956, उसका पर्पस क्या था? इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दिलवाना, प्रमोशन करना कैपिटल मार्केट को, और शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना, इसका मेन इंपॉर्टेंट इशू था। उसके बाद फॉर पर्पस क्या होगा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का, कि भाई आपको रिलीवेंट जो भी प्रोविजंस है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो आप कंसिडर करते हैं वो आपको मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस
इसके बाद जो मर्जर्स हैं, एमलगेशंस है, वो भी कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन और प्लान्स के अंदर अफेक्ट डालते हैं। मर्जर्स का मतलब क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज हो जाए, मतलब मिल जाए, दोनों मिल के काम करें। मर्जर का मतलब होता है कि एक के अंदर दूसरी मर्ज हो जाए। देन कंडीशंस हैं इसकी, द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू अंडर द डेप्ट फॉर द इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द मॉडल एजेंसी ऑफ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। जो आपकी कंट्रोलर हैं कैपिटल इशू का, वो इकोनॉमिक अवेयर रहे, फाइनेंस अवेयर है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, एंड जो मॉडल्स ऑफ एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंगली सारे काम करें। इसके बाद all proposals for fresh issue of equity and preference capital, issue of right shares, bonus share, debenture, etc. Capitalization of free reserves have been sustained by the CCI. कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू के अकॉर्डिंगली ये इनका प्रपोजल जो है वो फ्रेश इशू का है, इक्विटी इशू करनी है हमें, कैपिटल इशू करनी है, इशू ऑफ राइट शेयर्स करने हैं, बोनस शेयर करने हैं, डिवेंचर शेयर करने हैं। तो ये सब चीज़ें फ्री रिजर्व्स के साथ वो लोग इशू कर सकते हैं कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू के अकॉर्डिंगली। मतलब वो कंट्रोल करेंगे सारी चीज़ों को, कोई भी इशू नहीं आएगा और आप इन चीज़ों को इशू कर सकते हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट, the legal framework for import and export in India is provided by the Import Export Control Act 1947. The Import Trade Control Policies book, popular called by the Red Book, and it is annual government publication which outlines the import licensing policy for individual industries and foreign different category of importers, establish actual users and registered. Through the Import and Export Control Order, the government has delegated the powers to issue license to administrate the act of the chief controller of the import and export. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करवाया गया था। इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली एक बुक भी इशू की गई थी जिसको रेड बुक बोलते हैं, एनुअल गवर्नमेंट पब्लिकेशन की थी ये, जिसके अंदर इम्पोर्ट लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ जो इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड करवाई गई थी। इसकी कंडीशंस क्या थी, फॉर कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट द कैपिटल गुड्स कमिटीज़ एक्सरसाइज द पावर। अगर कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट करने हैं तो कैपिटल गुड कमेटी होनी चाहिए आपकी। एंड द सिक्योरिटी फॉर इंडस्ट्रियल अप्रूवल हैंडल्स द प्रोसीजर फॉर्मुलेशन, जो सिक्योरिटीज़ हैं वो हैंडल करती सारी जो भी आपकी प्रोसीजर फॉर्मुलेशन होती हैं वो सब चीज़ें। एंड द डिटेल प्रोसीजर फॉर द इम्पोर्ट लाइसेंसिंग फॉर कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल एंड हैंडबुक ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर। जो भी डिटेल प्रोसीजर होती है इम्पोर्ट लाइसेंस के अकॉर्डिंगली, गुड्स के अकॉर्डिंगली, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंगली, इम्पोर्ट वो सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल करता है। हैंडबुक के अंदर जो भी प्रोसीजर होती है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इनको फॉलो करने के लिए, इनके साथ डील करने के लिए इम्पोर्ट लाइसेंसिंग के थ्रू, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग क्या, कैपिटल गुड्स का, रॉ मटेरियल का, सारी चीज़ें इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल करता है एक बुक के अंदर। नेक्स्ट है बेनिफिट्स फॉर इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटेट project implementation for putting a strategy into action requires a considered of various incentives, subsidies and facilitate which can benefit an organization. प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत सी अच्छे एक्शंस आपको प्रोवाइड करवाता है, जो आपके इंसेंटिव्स अच्छे प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ आपको प्रोवाइड करवाता है, बहुत से बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करवाता है। इन प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स एक्सेट्रा द गवर्नमेंट डज नॉट प्ले अ रेगुलेटरी और कंट्रोल रोल बट प्रमोशनल रोल्स विच इज़ मैनिफेस्ट इन द वेरियस फॉर्म्स। ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करवाने के चक्कर में गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेटरी और कंट्रोल वर्क को अच्छे से नहीं कर पाती है, बट प्रमोशनल रोल्स अच्छे से निभाती है एंड जो भी हमारे फॉर्म्स होते हैं उनको अच्छे से करती है। तो आज हमने कंप्लीट किया प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है भाई, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं एक इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, स्ट्रेटजीज करने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ें की ज़रूरत होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर सारे, कोलैबोरेशन किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए कि क्या क्या फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करवाने होंगे, वो सारी चीज़ें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली ही चलती हैं प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and enjoy your day.